गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम प्रायोजना विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको प्रयोग प्रदर्शन विधि के बारे में बताया था। प्रयोग प्रदर्शन विधि होती क्या है, उसके स्टेप कितने हैं, उसके गुण, दोष, विशेषता, ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रायोजना विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड, इसके प्रणेता कौन है? प्रोजेक्ट मेथड कौन है? इसके प्रणेता शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक। अब प्रायोजना विधि होती क्या है, प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है, इसका हम किस हिसाब से प्रयोग करें शिक्षण में, हमारे लिए क्या लाभदायक है, क्या इससे बालकों का विकास होगा, क्या इससे बालकों का विकास होगा। ठीक है, तो इसमें हम आपको बालकों के अर्थात विद्यार्थियों के समस्या खोज के लिए, जो समस्या उत्पन्न हुई है, खोज निकालने के लिए जो योजना बनाते हैं वही प्रायोजना अर्थात प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। इसके प्रणेता कौन है? W.H. किलपैट्रिक। इन्होंने योजना बनाते हुए अर्थात कोई समस्या उत्पन्न हुई, उस समस्या को किस प्रकार से खोज निकालने अर्थात हल निकालने के लिए बालकों का विकास किया जाए। अर्थात को बालकों को कोई समस्या हो गई, हमारे समाज में कोई समस्या हो गई, तो उसकी हमें योजना बनाते हुए उसका निराकरण करना। बिना योजना के कोई भी कार्य आप करोगे तो वो असफल होगी। इसलिए किलपैट्रिक ने कहा है कि योजना बनाते हुए था प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना अर्थात खोज निकालना। इसमें विभिन्न जो शिक्षा शास्त्री हैं उनकी परिभाषाओं से निकलता है कि योजना होती क्या है। पहली इसकी परिभाषा वो है किलपैट्रिक के अनुसार, योजना वह सहृदय प्रयोजन कार्य है। किलपैट्रिक के अनुसार, योजना वह सहृदय प्रयोजन है। योजना वह सहृदय प्रयोजन है जो संपूर्ण शक्ति के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। जो संपूर्ण शक्ति के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। क्या है? योजना वह सहृदय प्रयोजन है या प्रयोजन का कार्य है जो संपूर्ण शक्ति के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। अर्थात हम योजना बनाते हुए समाज में कोई कार्य करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, ऐसे ही थोड़ी कर लेते हैं। घर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो बिना योजना के आप वो कार्य स्टार्ट कर देते हो। अगर बिना योजना के वो कार्य स्टार्ट करते हो तो क्या आपका जो कार्य है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता बिना योजना बनाए। तो सामाजिक वातावरण के तो लिए संपूर्ण शक्ति का क्या है? सहृदय प्रयोजन। अर्थात अगर आप योजना बनाते हुए कोई कार्य करते हो तो वो आपके योजना को सफल रूप में ही बनाएगा। अर्थात आपका कार्य सफलता की ओर अग्रसित होगा सामाजिक शक्ति के साथ। तो किसने कहा? ये किलपैट्रिक ने। वह सहृदय प्रयोजन है, बिना योजना के कोई भी कार्य कर लो वो कभी भी सफल नहीं होता। विद्यालय में भी हम कोई कार्य करते हैं, टीचर जब कक्षा में आता है तो पहले पूर्ण योजना बना के आता है कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, किन किन स्टेपों का प्रयोग करना है। बिना योजना के कक्षा के अंतर्गत आना, उस शिक्षक का शिक्षण कराना सफल नहीं होता। तो किलपैट्रिक ने कहा है कि सहृदय प्रयोजन है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण शक्ति के साथ किया जाए। अर्थात हम पूर्ण शक्ति के साथ कोई भी कार्य करें वो सफल होगा। अगली जो परिभाषा है वो है
प्रोफेसर स्टीवेशन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, योजना एक समस्यात्मक कार्य है। क्या है? योजना एक समस्यात्मक कार्य है जो प्रभावशाली समस्यात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण की जाती है, पूर्ण हो जाती है या पूर्ण की जाती है। स्टीवेशन क्या कहते हैं? योजना एक समस्यात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। एक समस्यात्मक कार्य है, कोई भी समस्या उत्पन्न हुई, हमें ये कार्य किस प्रकार से सफल हो सके, किस प्रकार से करें, हमारे सामने कोई समस्या ऐसी आ गई, हम इसको किस प्रकार से क्रियान्वित करें जो ये इसका सफल परिणाम निकले। तो ये क्या योजना? एक समस्यात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं या परिस्थिति हैं, जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके अंतर्गत हम पूर्ण किया जाए, अर्थात योजना बनाकर उस कार्य को सफल किया जा सकता है। ये किसने कहा? ये कहा है प्रोफेसर स्टीवेशन का मत है। बेलार्ड के अनुसार, अब बेलार्ड क्या कहते हैं? बेलार्ड योजना, बेलार्ड के अनुसार बेलार्ड कहते हैं प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है, यथार्थ जीवन का ही भाग है जो विद्यालय में पूर्ण किया जाता है। कौन कहता है? ये बेलार्ड। प्रोजेक्ट क्या है? यथार्थ जीवन का भाग है। जी हाँ, हमारे सामाजिक जीवन में, यथार्थ जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, वो क्या विद्यालय समाज के रूप में क्या एक लघु रूप है, विद्यालय का समाज का लघु रूप है। तो जो समाज में जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो किस में उत्पन्न होगी? विद्यालय में भी होगी। तो ये हमारे यथार्थ मतलब वास्तविक रूप से जो समस्या होती है वो हम क्या करते हैं? योजना बनाकर उस समस्या को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो कौन कहता है? बेलार्ड ये कहता है प्रोजेक्ट जो है वो यथार्थ जीवन का या वास्तविक जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में पूर्ण किया जा सकता है। पहली परिभाषा किसकी थी? किलपैट्रिक के अनुसार सहृदय का प्रयोजन। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। दूसरी जो परिभाषा है वो है स्टीवेशन के अनुसार योजना एक समस्यात्मक कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जा सकता है। तीसरी जो परिभाषा है वो है बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है जो विद्यालयों में पूर्ण किया जा सकता है। अर्थात जो हमारी समस्या है, योजना बनाकर उस समस्या को हल करना। ये किसने कहा है? बेलार्ड के अनुसार। अगली जो परिभाषा है वो है पार्कर के अनुसार। पार्कर के अनुसार पार्कर क्या कहते हैं? यह क्रिया की एक इकाई है। क्या है जो हम क्रिया करते हैं? यह है क्रिया की एक इकाई है। क्रिया की एक इकाई है, जो क्रिया करते हैं उसकी क्या है? इकाई। कौन? प्रयोजना विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड।
जिसमें विद्यार्थियों को योजना उद्देश्य निर्धारित करते किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को योजना उद्देश्यपूर्ण निर्धारित किया जाए। कौन कहता है? पार्कर के अनुसार ये क्या है? क्रिया की एक इकाई है। जो हम योजना बनाते हैं, कोई भी समाज का कोई कार्य होता है तो बिना योजना के थोड़ी सफल होता है। पहले योजना बनाई जाती है कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना, सबको डिवाइडेशन कर देते हैं हम योजना का, और बिना योजना के कोई भी कार्य करते हैं वो क्या होता है? वो असफल होता है। तो ये क्रिया जो कार्य हम करते हैं उसकी एक इकाई है, जिससे विद्यार्थियों को योजना उद्देश्यपूर्ण, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसी के अनुसार निर्धारित किया जाए। ये कौन कहता है? ये पार्कर महोदय कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के, अब हमने कितनी परिभाषाएं समझ ली? 4 या 5। एक समस्यात्मक कार्य कहता है, कोई योजना कहता है, कोई परिस्थितियों के अनुसार कहता है, कोई कहता है यथार्थ जीवन का ही भाग है, और पार्कर कहते हैं क्रिया की एक इकाई है। तो इन सारी परिभाषाओं के निचोड़ में या सार में ये कह सकते हैं कि योजना विद्यार्थियों की समस्या के हल को खोज करना, अर्थात जो खोज है उसको पूर्ण करना, अर्थात योजना बनाते हुए विद्यार्थियों की समस्या को हल करना ही योजना पद्धति के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या का हल खोज निकालने की तरह अच्छी तरह से चुना हुआ प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लिया जाने वाला वह कार्य है जिससे स्वाभाविक परिस्थितियों को सामाजिक रूप में हम आसानी से कार्य कर सकें। जी हाँ, विद्यार्थियों की जो परिस्थितियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हम आसानी से हल कर सकें। अब आ जाएंगे हमारे योजना पद्धति के स्टेप अर्थात सोपान। अब इससे पहले क्या पढ़ी थी आपने? परिभाषा। अब क्या आ जाएंगे? सोपान। पहला जो इसका सोपान है वह है परिस्थिति प्रदान करना। पहली है वो है परिस्थिति प्रदान करना। जो परिस्थितियां हैं उनको उत्पन्न करना। अब ये परिस्थितियां उत्पन्न कौन करेगा? परिस्थिति जो उत्पन्न है वो अध्यापक कक्षा में बालकों को ऐसी समस्या क्रिएट करेगा जिससे बालक की मानसिक शक्ति, तर्क शक्ति खुल जाए कि मुझे इस जो गुरुजी ने मेरे ने जो समस्या मुझे दी है, जो हल करने के लिए वो जो दिया है, उससे मैं किस प्रकार से निजात पा सकूं। तो पहली जो स्टेप है वो है परिस्थिति प्रदान करना। सबसे पहले अध्यापक विद्यार्थियों के परिस्थिति प्रदान करे जिससे कुछ समस्याएं हो। परिस्थितियां विद्यार्थियों के वार्ताओं के द्वारा प्रदान की जाती है। ये वार्ताएं विद्यार्थियों और अध्यापकों की रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। इस प्रकार परिस्थितियों का सामना करने के लिए विद्यार्थियों के लिए अनुकूल प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की योजना, या तो आप कोई समस्या क्रिएट कर दीजिए या फिर आप वार्ता के माध्यम से अर्थात क्वेश्चन के भी माध्यम से आप उसको समस्या क्रिएट कर सकते हो। आपस में कोई ऐसा टॉपिक ले लीजिए कि आपको बताइए वो उसकी चीज़ कहाँ पर मिलेगी, या फिर उस संस्कृति में साइंस में ये किसने किसका आविष्कार किया था। तो आप प्रोजेक्ट योजना के तहत तो बालक की मानसिक शक्ति तीव्र होगी, बालक सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, कल्पना करने के लिए जागृत होगा, उसकी इंद्रियाँ सक्रिय होंगी। तो शिक्षक को वार्ता के माध्यम से अर्थात परिचर्चा के माध्यम से बालक को सरल रूप में, ये नहीं कि इतनी कठिन या बालक के आईक्यू के अनुसार से ज़्यादा ऐसी कोई समस्या उत्पन्न करे, जी नहीं, उनके आईक्यू के अनुसार बालक को समस्या उत्पन्न करनी चाहिए जिससे बालक क्या हो जाए, उस परिस्थिति से निजात पाने के लिए हल खोजे। दूसरा जो इसका सोपान है वो है चयन और उद्देश्य। दूसरा क्या है?
चयन और उद्देश्य, चयन और उद्देश्य। इस पद के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों को परिस्थिति के चयन में सहायता देता है। परिस्थिति, जो भी परिस्थिति शिक्षक वार्ता के दौरान बच्चों को देता है, उसमें अध्यापक क्या करता है, उनकी सहायता करता है। जो समस्या उनको क्रिएट की है उसमें अध्यापक क्या करता है, उनको सहायता करता है। कि अगर आप जैसे बहुत से बालक हैं उस पर नहीं आता है, या प्रतिभाशाली 1-2 बालक ऐसे होंगे जो जानते हैं और बाकी के बालक नहीं जानते, तो उनमें उनकी सहायता कौन करता है, अध्यापक। इसमें परियोजना का चयन विद्यार्थियों पर लादना नहीं चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख बहुत विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन चयन के बारे में विद्यार्थी स्वयं ही निर्णय ले। जी हाँ, इसमें शिक्षक को ये है कि कोई ऐसी कठिन परिस्थिति अर्थात कठिन समस्या को विद्यार्थियों को ऊपर ना लादते हुए उनका आसानी से चयन, कोई सरलीकरण की जो समस्या है उस समस्या को चयन एवं उद्देश्य के द्वारा बालकों को समझानी चाहिए। और शिक्षक को इस चयन में बालकों का साथ देना चाहिए। अध्यापक यह देखे कि परियोजना के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। जो परियोजना ले रहा है अर्थात परिस्थिति को प्रदान कर रहा है, वो उसके उद्देश्य स्पष्ट है या नहीं है। जिस कार्य को वो करना चाह रहा है वो कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है, अर्थात अपने रास्ते से हटके तो नहीं है। उद्देश्य उसके पूर्ण हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लक्ष्य तक वो पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। इसमें अध्यापक का सहयोग बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। यदि विद्यार्थी किसी गलत परियोजना का चुनाव कर लेते, अध्यापक युक्ति से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि वे धन और समय की बर्बादी नहीं कर सके। मैंने अभी आपको बताया ना, शिक्षक को इसमें सहायता के रूप में बताया गया है। विद्यार्थी सही चयन कर रहा है या नहीं कर रहा, उद्देश्य भटक तो नहीं रहा, गलत रास्ते तो नहीं जा रहा, तो शिक्षक को इसको पथ प्रदर्शक भी बताया गया है। उसका सही चयन करना, ये चयन एवं उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला जो इसका स्टेप है वो है योजना। क्या है इसका, योजना। योजना तो होगा, परिस्थिति उत्पन्न कर दी, चयन और उद्देश्य हो गए। अब इसकी क्या बनानी है, योजना। किस प्रकार से इस समस्या को सॉल्व किया जाए। जो समस्या हमें हमारे विद्यालय में गुरुजनों से मिली है, उस समस्या से हम किस प्रकार निजात मिले, किस प्रकार की समस्या से हम इसको छुटकारा पाएँ, इसका क्रियान्वयन योजना बनाना। कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो ये कार्य निष्कर्ष निकलेगा, ये कार्य करेंगे तो ये निष्कर्ष निकलेगा, तो उसको योजना बनाना। चयन की प्रक्रिया के पश्चात विद्यार्थियों को परियोजना विस्तृत योजना चाहिए। अध्यापक इस कार्य में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करता है, लेकिन अपने सुझावों पर उन पर नहीं थोप सकता। समस्या दे दी, चयन भी करवा दिया, उद्देश्य से भटके नहीं, ये भी बालकों को करवा दिया। अब योजना बालक स्वयं बना रहे, पर उनको मार्गदर्शन जरूर कर सकता है, डिस्कशन जरूर कर सकता है कि अगर आप ये करोगे तो शायद सही रहेगा, पर वो थोपेगा नहीं। वो ये ज़बरदस्ती नहीं, नहीं तुम इसी कार्य को करो, इस हिसाब से योजना बनाओ, जी नहीं। बालक इसमें स्वतंत्र रहता है। शिक्षक को इसमें लादना नहीं चाहिए अपने सुझावों को। अध्यापक अपने मन ही मन 2-3 योजनाएं तैयार कर ले और विद्यार्थियों को प्रत्येक विद्यार्थी को बहस में भाग लेने के प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई भी परिचर्चा बन रही है या आपने परिचर्चा दी है, समस्या के रूप में क्रिएट कर दी, अब आप इसका हल कीजिए, तो एक विद्यार्थी के लिए पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से ना करे, सारे विद्यार्थियों के लिए 2-3 विद्यार्थी ऐसे होने चाहिए जो उस परिचर्चा अर्थात बहस में सम्मिलित हों और योजना बनाएं। अर्थात आप नहीं तो आप नहीं तो आप और आप नहीं तो आप, तो समूह रूप में विद्यार्थियों को योजना के चयन में भाग लेने दे। प्रत्येक विद्यार्थी योजना को ठीक ढंग से कॉपी में नोट कर ले। योजना में सभी विद्यार्थियों को कार्य को विभाजित किया जाने चाहिए। सभी विद्यार्थी योजना में अपना अपना भाग ले सके। योजना तो सबके साथ में, अर्थात
आपने समस्या सबको क्रिएट कर दी, अब उसमें भाग कौन कौन लेना है, व्यक्तिगत रूप से भी नहीं करना, उसको सामूहिक रूप में देना। जो भी समस्या उत्पन्न होगी, समस्या का परिस्थिति प्रदान कर दी, चयन भी हो गया, उसका योजना बनाना कैसे कि सबको, ज़्यादातर तो हो सके तो सबको इसमें बहस में क्या कर लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए कि आपको अगर करोगे तो आपकी रुचि भी होगी, आपकी तर्क शक्ति, मानसिक शक्ति और जो झिझक है, बालकों को शर्म की जो प्रवृत्ति है, उससे भी बालक क्या कर जाएंगे, निजात मिल जाएगा बालकों को। तो योजना में भाग सबको लेना चाहिए, बालकों को व्यक्ति पर्टिकुलर भाग नहीं करना चाहिए। अगला जो स्टेप है वो है लागू करना या कार्यान्वित करना। अगला जो स्टेप है वो है लागू करना या कार्यान्वित, लागू करना या कार्यान्वित करना, लागू करना या कार्यान्वित करना। योजना अपना लेने के पश्चात उसको लागू करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। जी हाँ, अध्यापक को विद्यार्थियों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य बांट देना चाहिए। आपने परिस्थिति उत्पन्न कर दी, चयन भी करवा दिया, योजना भी बनवा दी, अब उसको कार्यान्वित कीजिए। तो ये एक बहुत जिम्मेदारीपूर्ण कार्य हो जाता है एक शिक्षक के लिए। तो शिक्षक को ये चाहिए कि जो भी उसने परिस्थिति और योजना करवाई है, उसको सभी जो विद्यार्थी हैं उनकी रुचि के अनुसार उनको वो विभाग बांट देने चाहिए। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। बालक की IQ एवं रुचि के अनुसार, बालक के मानसिक स्तर को देखते हुए हमको ये चीज़ें कार्यान्वित करवानी चाहिए। परियोजना को कार्यान्वित या योजना को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय योगदान, विद्यार्थियों को योग्यता, रुचि, कार्य बांटने के अनुसार परियोजना का कोई लाभ नहीं। अर्थात आप विद्यार्थियों की रुचि एवं उनके स्तर के अनुसार आप उस योजना के कार्य को नहीं बांटोगे तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जो प्रोजेक्ट प्रायोजना विधि है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। बात निष्क्रिय होकर उसमें भाग लेंगे कि ज़बरदस्ती आपने उसके उनको पर थोप दिया, लाद दिया और बालक उसको ज़बरदस्ती ढो रहे हैं, ज़बरदस्ती कार्य करने, क्यों? शिक्षक के भय के कारण। तो ऐसा शिक्षक को नहीं करना चाहिए, बालकों को इससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे पेंटिंग या ड्राइंग आदि का कार्य उन विद्यार्थियों को दिया जाए जो सीधी लाइन भी इन्हें खींच सके, कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपने सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, औसत बुद्धि के और मंद बुद्धि के, ये बालक सारी कक्षा में मिलते हैं। एक कक्षा में भिन्न भिन्न IQ वाले बालक आपको मिल जाएंगे। तो उन बालक की IQ और रुचि के अनुसार आपने एक बालक ऐसा जो बिल्कुल नहीं, सीधी लाइन खींचना भी नहीं जानता और या कुछ भी करना नहीं जानता, और उनको आपने दे दी ड्राइंग, करो अब बेटा इस पर क्रियान्वित करो, उसको किस प्रकार आपको पेंटिंग बनानी है, राधा कृष्ण, कोई भी XYZ किसी की भी, वो बालक रुचि नहीं लेगा उसमें, वो जानता ही नहीं है, पेंटिंग के ABCD भी नहीं जानता। तो वो बालक वो योजना कैसे क्रियान्वित होगी? बालक रुचि नहीं लेंगे, ये तो थोपा हुआ ज्ञान, जबरदस्ती का ज्ञान हो जाएगा। तो शिक्षक का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इस पद में अध्यापक और विद्यार्थी के धैर्य का होना अति आवश्यक है। अध्यापक को समय अनुसार निर्देश देते रहना चाहिए। जी हाँ, कोई कार्य जैसे हमने क्रियान्वित कर रहे हैं तो जो सही भी बालक है, जो प्रतिभाशाली हैं, जिस कार्य को वो रुचि से ले रहे हैं, तो इसमें यह नहीं कि तुरंत रिजल्ट आए, धैर्य से, अर्थात धीरे धीरे कोई कार्य करे तो हाँ इसका परिणाम ये अच्छा होगा। तो शिक्षक की भी धैर्य की परीक्षा और बच्चों की भी कौन सी में क्रियान्वित करना। अगला जो स्टेप है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन तो सब में आता ही है, सारे कार्य हम करवा लेंगे तो लास्ट में बालक का क्या ही करेंगे, मूल्यांकन, कहाँ त्रुटि की है, कहाँ नहीं की है, कैसे कार्य करवाना चाहिए। अगला जो होगा वो होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है, इसमें परियोजना की समाप्ति पर सारे कार्य मूल्यांकन किया जाना चाहिए, त्रुटियों को नोट किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को स्वयं के बारे में क्या हो जाए, पता चल जाए कि मुझे या मैंने जो परिचर्चा में भाग लिया है या मैंने जो कार्य किया उसमें मेरे से कहाँ त्रुटि हुई है। भविष्य में अगर ऐसे कोई कार्य करने का मौका मिले तो मैं ये त्रुटि नहीं करूँगा। इस हिसाब से बालक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। शिक्षक को निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने का अधिकार है, अर्थात
शिक्षक को इसमें भेदभावपूर्ण नहीं कि अगर कोई उसका रिश्तेदार है या कोई और बालक पढ़ रहा है उसमें तो उसके हिसाब से मूल्य जी नहीं, शिक्षक को निष्पक्ष भाव से उनकी जो गलतियां हैं और कहाँ जिसने सही किया उन सभी का अच्छे से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को यह भी देखना चाहिए कि परियोजना के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए और उनमें क्या कमी रह गई हैं। उन्होंने ये कार्य परियोजना कर ली थी, परिस्थिति का चयन कर लिया था, कहाँ त्रुटि हो गई थी और कहाँ तक वो पहुँच गए, कहाँ जाकर उनसे गलती हो गई। तो इन सब चीज़ों को हम मूल्यांकन के द्वारा आकलित कर लेते हैं, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसी प्रतियोगिता या वार्ता या परिचर्चा संगोष्ठी कोई भी समस्या उत्पन्न हो, बालक आसानी से कार्य कर पाए। अगला जो इसका स्टेप है वो है रिकॉर्ड बनाना। अब मूल्यांकन हो गया, अब क्या होगा, रिकॉर्ड बनाना। रिकॉर्ड तो बनाएंगे ही, क्यों, कहाँ त्रुटि की, कहाँ तक पहुँचे, किस किसने भाग लिया, कौन कौन सी परियोजनाएं इसमें बनाई गई, कौन कौन सी चीज़ों को बालकों को बंटवारा की गई, किस किसने इसमें किन किन स्टेपों का प्रयोग किया, वो सारा रिकॉर्ड एक हम पंजिका में उतार लेते हैं, जिससे भविष्य में कोई कार्य हो सारे स्टेपों को उनको करा देते हैं। भविष्य में कोई कार्य हो उन स्टेपों के अनुसार उस बालक का पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपने ये गलती यहाँ पर की थी, इससे आप सबक लेते हुए अब जो कार्य करने जा रहे हो वो कार्य आप नहीं करते। उस बालक का पूरा रिकॉर्ड हम बना लेते हैं रिकॉर्ड के द्वारा। रिकॉर्ड परियोजना के सभी पदों से संबंधित रखना चाहिए। परियोजना की योजना उसे लागू करने, नियम, उद्देश्य, मूल्यांकन से संबंधित रिकॉर्ड रखना चाहिए। इस रिकॉर्ड में विद्यार्थियों को दी गई ड्यूटियों को शामिल किया जाना। इसी रिकॉर्ड परियोजना की प्रयोग की गई पुस्तकें, चार्ट, मॉडल आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। मैंने कहा है बालक को जो जो कार्य बांट लिए गए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, कौन कौन सी सहायक सामग्री प्रयोग की है, मॉडल, चित्र, मानचित्र वगैरह, या और कोई प्रोजेक्ट के द्वारा या कोई उपकरण के द्वारा, वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, रिकॉर्ड के अंतर्गत इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे बालक को अपने बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त हो सके और बालक को पता चले कि मैंने जो कार्य किया वो कितना सही है और कितना गलत। तो आज हमने आपको परियोजना विधि क्या होती है, इसके प्रवक्ता कौन है, किलपैट्रिक। सहृदय की भावना अर्थात सहृदय से किया गया कार्य सामाजिक रूप से, किसने कहा था, किलपैट्रिक ने। बेलार्ड ने कहा था कि ये यथार्थ जीवन का भाग है, अर्थात हमारे जो यथार्थ वातावरण में, स्वाभाविक वातावरण जो कार्य करते हैं वही योजना बनाकर किया जाता है, वही क्या परियोजना विधि है। और प्रोफेसर किसने कहा था, पारकर ने कहा था ये एक क्रिया है जिसमें विद्यार्थियों की योजना उद्देश्य निर्धारित कर उनको उत्तरदायी शासन दिया जाए, उत्तरदायी कार्य दिया जाए। ये पारकर के द्वारा ये एक क्रिया की इकाई है, जो हम कार्य करने चाह रहे हैं उनकी एक इकाई है, जिससे बालक को या विद्यार्थियों को जो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए उसको बालक आसानी से कर सके। उसके बाद हमने आपको योजना के स्टेप अर्थात सोपान बताए। इसमें परिस्थिति का प्रदान करना, पहले जो बताई ना मैंने आपको इससे पहले, प्रदर्शन प्रयोग विधि। तो शिक्षक का यह कार्य है कि जो भी उसने पढ़ाया है ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट्ट को, उस सार को पुनः रिवाइज करते हुए विषय वस्तु को पुनः बालकों को समझाते हुए सारी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए। वो उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। पहले आपको परियोजना विधि क्या है, प्रवर्तक कौन है, किस किसने परिभाषा दी है, अब उसके स्टेप। परिस्थिति प्रदान करना, बालकों के समक्ष शिक्षक परिस्थिति को प्रदान करे, वार्ता के रूप में, समूह चर्चा के रूप में, कोई भी ऐसी स्थिति दे दी उनकी रुचि के अनुसार। दूसरा है चयन और उद्देश्य। शिक्षक बालकों को जो समस्या प्रदान की है, समस्या क्रिएट की है, उसका चयन और उद्देश्य, कहाँ तक उद्देश्य लक्ष्य तक बालक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा, उसी की रुचि के अनुसार शिक्षक बालक का मार्गदर्शन के रूप में प्रयोग कर सकता, अर्थात उस पर थोप नहीं सकता अपनी बातों को, नहीं तुम्हें यही परिस्थिति का अर्थात यही समस्या को लेना चाहिए। फिर उसकी योजना बनाना, योजना आप कहाँ तक सही बना रहे, कहाँ तक गलत, अर्थात आप गलत रास्ते तो नहीं जा रहे, जाओगे इस योजना को अगर ऐसे बनाओगे तो ये आपके लिए गलत है, अर्थात व्यर्थ है, ये खतरनाक भी हो सकती है, तो आप ऐसी योजना बनाइए
उसके बाद योजना को क्रियान्वित करना, योजना को किस किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, बालकों की रुचि के अनुसार समस्या दे दी, उसके अनुसार समूह बनाकर, अर्थात एक बालक के लिए अर्थात व्यक्तिगत बालक के लिए आपको क्रियान्वित नहीं करना है, समूह के रूप में आपको ये कार्य करना, आपको ये कार्य करना और आपको ये कार्य करना है। बालक किन किन चीज़ों का प्रयोग करें अपने परिचर्चा के मध्य में। फिर बालक का मूल्यांकन आ जाता है। हमें मूल्यांकन के अंतर बालक की त्रुटियों को, उनकी अच्छाइयों को, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, उन सब का मूल्यांकन करते हुआ चलना चाहिए। शिक्षक को निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लास्ट जो इसका सोपान है वो है रिकॉर्ड बनाना। बालक को रिकॉर्ड बनाना, बालक की जो सारी उपलब्धि है, बालक ने जो परिस्थिति ली है, चयन, योजना, क्रियान्वयन किया, उन सारी चीज़ों को हम एक रिकॉर्ड के माध्यम से भविष्य में कोई अगर कार्य कराएं उनको सेफ्टी से रख सके। बालक को उनकी कहाँ त्रुटि की गई है, कहाँ उन्होंने किन किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया, वो सारी चीज़ इस रिकॉर्ड के माध्यम से जमा रहती है। किन किन बालकों ने इसमें भाग लिया, किन किन उपकरणों का कार्य किया, ये सारी चीज़ें आज हमने प्रयोजना विधि के में आपको बताई गए हैं। इसके बाद इसके जो और कार्य हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।